हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18th, 19th और 20th ऑफ फेब को क्या क्या हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैज बीन नेम्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक पैनल मीटिंग हुई थी, उसके बाद उनका नाम फाइनली सिलेक्ट किया गया है। सो ही इज एन एक्स या फॉर्मर IAS ऑफिसर who has been serving as election commissioner। पिछले ही इलेक्शन में जो जुलाई में हुआ था, he was the election commissioner। तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। सो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर मीटिंग ऑफ 3 मेंबर कमिटी एक होती है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिल्ली ऑन मंडे। वो ऑफिस इसी हफ्ते वेंसडे से अज्यूम कर चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट एक प्ली सुनने वाली है चैलेंजिंग अ न्यू लॉ अंडर विच द सिलेक्शन हैज बीन मेड। लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ये अपॉइंटमेंट, पिछले ही हफ्ते की बात है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, उनको अब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। तो अब नए इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत थी, तो मिस्टर विवेक जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। Mr. Kumar's appointment came even as Congress asked the government to adjourn the meeting of the panel till Wednesday, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस चल रहा है इसी पर्टिकुलर सिलेक्शन, जो CEC का सिलेक्शन होता है उसके ऊपर जो लॉ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। तो कांग्रेस का कहना था कि जब तक डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट का, तब तक के लिए मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं या एडजर्न कर देते हैं और उसके बाद होगा। लेकिन फिर भी मीटिंग वाज हेल्ड एंड सिलेक्शन वाज फाइनलाइज्ड। मिस्टर ज्ञानेश कुमार एक 1988 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर रह चुके हैं, केरला कैडर के। रिटायर्ड एज यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी 2024 में वो रिटायर हुए थे। उसी साल ही मार्च में उनको अपॉइंट किया गया था एज इलेक्शन कमिश्नर। वाइल द प्राइम मिनिस्टर हेड सिलेक्शन पैनल, उनके अलावा होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं, उस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी, ये दोनों भी मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तीनों को मिला के ये सिलेक्शन पैनल बनता है। पार्टीशन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कांग्रेस के सोर्सेस का कहना है कि मिस्टर गांधी, जो राहुल गांधी थे, वो मीटिंग पहले ही छोड़ के चले गए थे प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में, जो रेसिडेंस में जो हो रही थी, आफ्टर सबमिटिंग हिज ऑब्जेक्शन इन राइटिंग। तो मतलब उनका ये कहना है कि मीटिंग के एंड तक ही वाज नॉट इवन प्रेजेंट। तो एक्चुअली में तीनों मेंबर को मिलकर डिसीजन लेना था, बट यहाँ पे तीनों ने मिलकर तो लिया ही नहीं, एक मेंबर पहले ही चले गए थे। मिस्टर गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द नेम्स वर डिस्कस्ड। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मीटिंग के बाद, जिसमें जो कांग्रेस थी उनका ये कहना था कि जो नया लॉ है जिसके अंडर जो कमिटी है हैज बिन कॉन्स्टिट्यूटेड क्रिएटेड अ पार्टीसन एंड नॉन न्यूट्रल मैकेनिज्म। एक नया लॉ आया है, उसके अंडर ये 3 मेंबर पैनल या कमिटी बनाने का सिस्टम आया है। उनका ये कहना है कि ये जो लॉ है और ये जो 3 मेंबर सिस्टम, पैनलिंग सिस्टम है, ये ही गलत है, काफी पार्टीसन है ये। मतलब एक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एक पार्टी से हैं, तो इट्स वेरी पार्टीसन एंड न्यूट्रल नहीं है ये। ठीक है। of election commissioners, the party asked the government to seek an early hearing and early disposal of the application in the court. At the onset, we cannot ignore that this committee is in clear and direct violation of the Supreme Court का judgment जो 2023 में आया था, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने केस का नाम था अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंडर डिक्लेयर किया था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए एक कमिटी के द्वारा कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, LOP, उसके अलावा CGI। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जुडिशरी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए था इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। इस जजमेंट के कंप्लीट अगेंस्ट जाके ये नया लॉ निकाला गया विच इज कंप्लीटली पार्टिसन। ठीक है। पार्टिसन मतलब अगेन जो एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो, ज्यादा सपोर्ट करता हो। While maintaining that the leader of opposition participated in the meeting, Mr. सिंघवी का ये कहना था कि what he said, what happened, what he discussed, etc. is not for me to speculate upon। मेरा अंदाजा लगाना उस पर गलत रहेगा और हम कुछ बोल नहीं सकते। क्या हुआ आपको अगले 48 घंटों में वैसे भी पता चल जाएगा। कांग्रेस के जो ट्रेजरर है मिस्टर अजय मेकन,
वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे और उनका भी यही कहना था कि हम इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, हमने अपना स्टैंड सबके सामने रख ही दिया है, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होकर आएगा वो सबको पता चली जाएगा। अच्छा, बाय द वे ये पहली बार है कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिलेक्ट हुए हैं इन प्रोविजंस के अंडर हुए हैं। इसके पहले जो पुराना लॉ चल रहा था उसके प्रोविजंस के अंडर सिलेक्शन होता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट हुई है अंडर द इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। अर्लियर जो सीईसी थी और इलेक्शन कमिश्नर्स थे इनको अपॉइंट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती थी गवर्नमेंट। जो नया लॉ है ये इट केम इनटू इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। इसमें एक सिलेक्शन पैनल बनाना मैंडेटरी कर दिया। पहले सिर्फ सीधा प्रेसिडेंट ही इलेक्ट कर देते थे और गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन देती थी जनरली वही इलेक्ट हो जाते थे। अब थोड़ा ट्राई किया है न्यूट्रल सिस्टम बिठाने का, इसलिए पैनल या कमेटी का बनाना कंपलसरी किया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसी के चलते ये नया लॉ आया है। ठीक है, बी फॉर्म्ड विद द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ लोकसभा एंड लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चारों होने चाहिए। अभी सीजेआई प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा, कोर्ट का ये भी कहना था कि जो ऑर्डर है वुड होल्ड गुड until a law was made by the parliament। तो कोर्ट का कहना था कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये तब तक चलेगा या लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट का कोई लॉ नहीं आ जाता। सेंटर ने रिप्लेस कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विद यूनियन मिनिस्टर ऑन द पैनल। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उससे थोड़ा अलग जाके सेंटर ने लॉ बनाया जिसमें सीजेआई का जो रोल था इन द पैनल उसको रिप्लेस कर दिया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा मिस्टर कुमार जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद और भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं तो उसमें जो सीनियर मोस्ट है मिस्टर कुमार, उनका ये भी कहना है, हाँ, ही वॉज द सीनियर मोस्ट आफ्टर मिस्टर राजीव कुमार। इन अ फेयरवेल एड्रेस मिस्टर राजीव कुमार का ये कहना था कि इट वॉज हाई टाइम कि एनआरआईज वर एम्पावर्ड टू वोट फ्रॉम देयर लोकेशंस एंड अ कंसेंसस वॉज नीडेड for remote voting mechanism to facilitate crores of migrant voters। तो ये this was something he sort of made a statement on कि जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हैं इंडियन सिटीजन्स ही, तो वो इंडिया में नहीं भी रह रहे तभी भी उनके देश की सरकार चुनने का उनको हक है। तो कुछ एक मैकेनिज्म आना चाहिए जिसमें जिस जगह पर वो है वहां से ही वो वोट कर पाए। सो दिस वॉज हिज पार्टिंग स्पीच। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये इसके ऊपर काफी बवाल चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो संभल मस्जिद का केस चल रहा था उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऐसे केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हैज पुट देम ऑफ। जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए नई नई पिटिशंस आ रही हैं क्योंकि सेंटर ने अभी तक अपना रिस्पॉन्स फाइल नहीं किया है पिछले जो नोटिस उनको दिया गया था उस पर ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द सेंटर हैज मेंटेन्ड अ स्टॉइक साइलेंस, कोई उन्होंने बेसिकली रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है ऑन द रिकॉर्ड। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक्ट है इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने सेंटर से रिप्लाई मांगा था, सेंटर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस साइट्स सिंस इंडिपेंडेंस डे। तो इस एक्ट के अंडर एक जो मेन प्रोविजन है वो ये था कि जो जिस दिन देश को आज़ादी मिली उस दिन जिस रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर था, यानी जो मस्जिद है वो मस्जिद, जो चर्च है वो चर्च, जो मंदिर है वो मंदिर, वो मेंटेन किया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी आप मस्जिद को हटा के मंदिर नहीं बना सकते, ये लॉ बनाता था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, even as petitioners and interveners raised multifarious viewpoints and legal questions before the court। ये केस काफी सालों से, ऑलमोस्ट 4 सालों से पेंडिंग है कोर्ट में। 8 ऑर्डर्स कोर्ट के आ चुके हैं अक्टूबर 2022 से दिसंबर 24 तक। variously record the court either granting government time to file an affidavit or government promising the court it was preparing a comprehensive one। तो ये 4 सालों से बेसिकली गवर्नमेंट एक ही काम कर रही है, या तो कोर्ट उनसे बोल रही है कि एफिडेविट आप फाइल करो, या गवर्नमेंट कोर्ट को बोल रही है कि हम एक बहुत ही डिटेल में एफिडेविट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी फाइलिंग नहीं हुई है। द केस विच वॉज ड्यू टू बी हर्ड ऑन मंडे वॉज एडजर्न टू द वीक स्टार्टिंग ऑन April 1 बाय बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस जो हमारे अभी है मिस्टर संजीव खन्ना। कोर्ट की कंप्लेंट क्या है कि जो एक बहुत ही छोटी सी हियरिंग ही हो पाई थी मंडे को,
उसमें कोर्ट ने ये कंप्लेंट किया है कि बहुत भर भर के पिटिशंस इस केस के ऊपर फाइल की जा रही हैं और उन्होंने रिट पिटिशंस बहुत सारी ऑलरेडी डिसमिस कर चुकी हैं, इन विच नोटिस हैज स्टिल नॉट बीन इशूड बाय द कोर्ट गिविंग petitioners लिबर्टी टू फाइल एप्लीकेशंस। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि कोर्ट एंटरटेन करेगी एप्लीकेशंस जो नए लीगल ग्राउंड्स पे फाइल की जा रही है, पुराने वाले सेम टू सेम जो लीगल ग्राउंड्स पे रिट पिटिशंस फाइल हो रही है उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, बहुत ही सारे लॉयर्स इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जैसे मेजर नेम्स आर मिस्टर कपिल सिब्बल, AM सिंघवी, मिस्टर दुष्यंत दवे, P विल्सन, राजू रामचंद्रन, विकास सिंह, ये सब इन केसेस में ऑलरेडी दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्लाइंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली उनका यही कहना है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई ही फाइल नहीं किया है, तो इसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, एंड 4 सालों से गवर्नमेंट इज पुटिंग थिंग्स ऑफ इन फाइलिंग द रिप्लाई। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा लाइटली वाला सिनेरियो है, बट सिंस इट्स इंपॉर्टेंट तो एक बार रीड कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में चांसेस हैं कि आगे आने वाले टाइम में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपीस कर दिया जाए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी कंसिडर कर रही है कि जो करेंट लिमिट है ऑफ 5 लाख रुपए फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका कहना है that increasing deposit insurance is under consideration as and when the government approves we will notify it. तो there is a slight contemplation going on right now. जैसे ही ये changes आते हैं, अगर आते हैं तो that will become relevant for us. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये अपन ने पढ़ा था ऑलरेडी, 2 फ्लाइट्स ऑलरेडी हैव लैंडेड जो आई है ऑफ US से, जिसमें 33 नेटिव्स ऑफ गुजरात जो इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे वहां पे रह रहे थे उनको कैरी करते हुए। सो 2 फ्लाइट्स विद 33 नेटिव्स ऑफ गुजरात डिपोर्टेड फ्रॉम US फॉर इलीगल स्टे लैंडेड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट फ्रॉम अमृतसर ऑन मंडे। ठीक है, तो 112 इंडियंस के ग्रुप को ऑलरेडी भेजा था US मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठा के, जो अमृतसर में आए थे, और उनमें से 33 गुजराती थे, तो उनको गुजरात भेजा गया। ये सब बेसिकली ट्रंप के ऑर्डर के चलते हो रहा है। ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को तत्काल प्रभाव से अपने अपने कंट्रीज में वापस भेजा जाएगा। Coming on to the next important news. अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पारंबिकुलम रिजर्व जो कि तिरुवनंतपुरम में है, उन्होंने 15 नई स्पीशीज ऐड की है अपनी बायोडाइवर्सिटी चेकलिस्ट में। सो अ फॉनल सर्वे मतलब फौना का किया हुआ सर्वे, फौना मतलब होता है एनिमल्स, बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। उन्होंने 15 नई स्पीशीज को ऐड किया है प्रोटेक्टेड एरिया की चेकलिस्ट में। तो कई बार बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जो नजर में नहीं आती, मिस आउट हो जाती है। तो ये अभी बेसिकली एक सर्वे चल रहा है जिसमें गिना जा रहा है कितनी एनिमल्स की स्पीशीज वहां पर रहती है। तो 15 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है। ये जो एक्सरसाइज है ये February 6 से 9 तक कंडक्ट की गई थी बाय द टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द ट्रैवनकोर नेशनल नेचर हिस्ट्री सोसाइटी एंड अदर NGOs जो भी उस चीज में इंटरेस्टेड थे। 11 बेस कैंप सेटअप किए गए थे अक्रॉस द एंटायर रिजर्व। जो सर्वे था उन्होंने 206 बर्ड स्पीशीज अभी तक रिकॉर्ड की है। जो न्यू एडिशंस थे दे वर मोस्टली पेंटेड स्पर्फोल, रूफस बेलीड, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये सारी की सारी न्यू स्पीशीज है। दे माइट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर एंड जॉइंड। नोटेबल स्पीशीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सर्वे वर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, not to be confused with great Indian bustard जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं, which are endangered. Ceylon frog, Ceylon basically is a name for श्रीलंका, जो पुराने जमाने में श्रीलंका को सीलोन बोला जाता था। लेसर फिश ईगल एंड शाहीन फैल्कन, इनमें कुछ नोटेड स्पीशीज हैं। तो बेसिकली कुछ 15 न्यू स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं इन दिस सर्वे। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ये टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। आपसे डायरेक्टली नाम लेके पूछा जा सकता है विच स्टेट, किस स्टेट में है ये, तो आपको यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इट्स इन केरला।
अच्छा, टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, केरला इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर टूरिस्ट जो बहुत भर भर के आएंगे, तो केरला गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एक टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस देने का, अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द स्टेट्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ग्रांटिंग इंडस्ट्री स्टेटस मतलब बेसिकली इंडस्ट्री स्टेटस देने से होगा क्या, इससे एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, दूसरा डेवलपमेंट आएगा सेक्टर में, जिसकी वजह से ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर 10% ऑफ द जीडीपी, जो स्टेट की जीडीपी होती है उसमें 10% से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर से ही आता है अकेले। सो इट्स ऑलरेडी एनीवे वर्किंग एज एन इंडस्ट्री। दो एन अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड वॉज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन, बट फाइनेंस मिनिस्टर जो केरला के हैं KN बालागोपाल, उन्होंने मेंशन किया था ऐसा कुछ प्लान, बट कुछ डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ। टूरिज्म सेक्टर जो केरला का है उसको कंसिडर किया जाता है मेन स्टे ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी, कि भाई अगर आप ऐसे समझ लो कि टूरिज्म सेक्टर नहीं रहता है तो बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 5 लाख पीपल डायरेक्टली एंड 20 लाख पीपल इनडायरेक्टली, जो कि काफी हद तक 2018 के बाद से ऑफकोर्स ड्यू टू कोविड डाउनस्लाइड पे था, ठीक है। रिपीटेड उसके बाद से नेचुरल कैलामिटीज जो इतनी सारी आ रही हैं, जिसमें एक फ्लड आया था 2018 में और एक फ्लड आया था 2019 में, फिर उसके बाद 2 वेव्स ऑफ कोविड, उसके बाद वायनाड में जो बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड आया 2024 में, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन सब के चलते लोग वहां जाने से घबरा रहे थे, इसलिए टूरिज्म का फुटफॉल काफी कम देखने को मिला, बट स्टिल द स्टेट फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टूरिज्म सेक्टर, तो उसको इंडस्ट्री घोषित करने का अभी डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Amazon वेब सर्विस AWS, अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो वेरी इजी वे टू थिंक अबाउट इट, बहुत सारे एप्स और वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन AWS, Amazon वेब सर्विस, इनको बुक किया गया है फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ डेटा। तो एक सिटी बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने फाइल की थी कंप्लेंट अगेंस्ट AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मिसमैनेज करने के लिए कंपनी का डेटा विथ, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ 150 करोड़ का लॉस हुआ। बेस्ड ऑन द कंप्लेंट बाय मिस्टर श्रीधर राजेंद्रन, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जो आदर्श डेवलपर्स के हैं, जो साइबर क्राइम पुलिस है, उन्होंने केस AWS के अगेंस्ट रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है। दे हैव बीन चार्ज्ड अंडर द IT एक्ट एंड सेक्शन 318 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अभी तक कुछ खास प्रक्रिया इस पे की नहीं गई है, केस ही फाइल हुआ है, आगे जाके अगर कुछ बड़ा स्टेप लिया जाता है देन इट विल बिकम रेलेवेंट फॉर अस। Coming on to the next important news. भाई लोग एक ही सेकंड देना मुझे। राइट, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कम डाउन टू वर्ल्ड न्यूज सीधा। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नया इनकम टैक्स बिल आया है, अभी नॉट एक्ट, बिल है, इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्या इससे डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं, जो इतने सारे कोर्ट में केसेस होते हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स, क्या इससे घट जाएंगे, इस चीज के ऊपर ये आर्टिकल है।
तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किया था ये बिल इन लोकसभा हाल ही में ऑन February 13th टू मेक इंडियाज डायरेक्ट टैक्स लॉ कंसाइज, ल्यूसिड, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अपनी बजट स्पीच के ड्यूरिंग जो लास्ट ईयर जुलाई में उन्होंने दी थी, उन्होंने अनाउंस किया था गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि मोर देन 6 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 60 साल से ज़्यादा का ये लॉ, इनकम टैक्स लॉ जो था, इसको चेंज किया जाएगा। और उनका कहना था कि दिस विल रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन, देयर बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्टेनिटी टू द टैक्स पेयर्स। इट विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द डिमांड एम्ब्रॉयल्ड इन लिटिगेशन। अच्छा, जो बिल है वो एक 31 मेंबर सिलेक्ट कमिटी जो लोकसभा की है उसको ऑलरेडी रेकमेंड या रेफर किया जा चुका है, विच इज बीइंग चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी मिस्टर बैजयंत पांडा। द कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू टेबल इट्स रिपोर्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी हाल ही में पार्लियामेंट का बजट सेशन खत्म हुआ है, नेक्स्ट सेशन जब भी स्टार्ट होगा तब पहले दिन ही रिपोर्ट उनको प्रेजेंट करनी है ऑन दिस व्हाट इज देयर ओपिनियन ऑन दिस न्यू बिल। अच्छा, इसका नया जो एंटायर एक्सरसाइज ये जो की जा रही है, इसका पर्पस क्या है? बेसिकली द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स जो 1961 का था उसको 4,000 से ज्यादा बार अमेंड किया जा चुका है और अब वो ओवर बर्डनिंग हो चुका है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि फाइनेंशियल ईयर कहीं पे कोई और एनुअल ईयर लिखा हुआ है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स। उनका ये कहना है कि न्यू आईटी बिल के कंपैरिजन में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो पुराना टैक्स लॉ यूज करता है। ठीक है, उसके अलावा कंप्लायंस कॉस्ट फॉर टैक्स पेयर्स एंड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लेटेस्ट बिल है उसका पूरा का पूरा मकसद ये है कि ये जो सारी इनएफिशिएंसीज हैं पिछले वाले लॉ में उनको एड्रेस करके उनको रेमेडी करे। 3 जो ब्रॉड मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है टू परस्यू दिस ऑब्जेक्टिव। पहला मेजर है कि सिंप्लीफाई करना है जो भी लैंग्वेज है एक्ट की, ताकि लोगों के लिए रीडेबल हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए। इसी के साथ साथ जो रिडंडेंट या रिपीटेटिव प्रोविजंस है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी मतलब के नहीं हो, उनको हटाना है और रीऑर्गेनाइज करना है सेक्शंस फॉर बेटर नेविगेशन। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। द प्रोपोज्ड आईटी एक्ट ऑल्सो यूजेस टेबल्स एंड फॉर्मूला वेयर नीडेड, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट का है उसके 43 सेक्शंस है, अलग अलग इनकम्स के लिए जो लाइबल है फॉर टीडीएस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ पेयर और पेई एंड एप्लीकेबल मॉनिटरी लिमिट्स हैव बीन मेंशन्ड। जो अभी नया प्रपोज्ड बिल है वो सबको एक सेक्शन के अंदर कंसोलिडेट करके एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे ऑफ कोर्स वो थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस बिल का पूरा मोटिव यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि टैक्स पेयर्स के लिए उनको डायरेक्टली लॉ पढ़ के चीजें समझ में आ पाए, उनको किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े जो लॉ को उनको इंटरप्रेट करके बताए। ठीक है, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ रीडिंग द लॉ, गोइंग थ्रू द एक्ट या इवन फाइलिंग देयर ओन टैक्सेस अगर जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो पूरा टारगेट यही है कि इस रिजीम को जितना ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो सके उतना ज्यादा बनाना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, जर्मनी की इकोनॉमी की काफी हालत खराब चल रही है फिर से इस साल, पिछले साल भी एक बार ऐसे ही आया था। यहाँ पे रीजंस लिस्टेड है। सो जर्मनी हैजंट सीन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन 5 years। इसका रीजन है इट्स अ स्टनिंग टर्न अराउंड फॉर यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी बोला जाता है जर्मनी को, जो कि विच फॉर मच ऑफ दिस सेंचुरी हैज एक्सपैंडेड एक्सपोर्ट्स एंड डोमिनेटेड वर्ल्ड ट्रेड इन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, लग्जरी कार्स में जर्मनी के ऊपर कोई लगता ही नहीं था। तो बेसिकली हुआ क्या, ये धीरे धीरे करके डिस्कशन होने वाला है। मॉस्को यानी कि रशिया का जो डिसीजन था टू कट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज टू जर्मनी, पहला रीजन ये है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और इससे सबसे बड़ा ब्लो मिला था जर्मनी को नेचुरल गैस के लिए। कंप्लीटली वो एक तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट थे काफी सालों से। जो जर्मनी के बिजनेस मॉडल थे इट वाज बेस्ड ऑन चीप एनर्जी फ्यूलिंग प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो एनर्जी उनको बहुत ही चीप मिल जाती थी मॉस्को से, तो उसका उनको टेंशन ही नहीं लेना पड़ता था। रशिया ने कंप्लीटली सप्लाई कट कर दिया तो दे हैड टू परचेज एनर्जी फ्रॉम समवेयर एल्स व्हिच वाज एक्चुअली एक्सपेंसिव। दूसरा, 2011 में जो उस टाइम पे चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर पावर यूज जो जर्मनी में होता था उसको फटाफट करके खत्म करना है और कंप्लीटली रशिया से जो ऑयल आता था उसके ऊपर रिलाय करना है, जो कंट्री कोल जनरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करती थी,
और दूसरा इंपोर्ट करती थी। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसको ब्रिज करने के लिए उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर पावर कंप्लीटली बंद करके वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन रशिया। तो कोल जनरेशन से एकदम दूर चले गए टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। रशिया वॉज देन कंसिडर्ड अ रिलायबल एनर्जी पार्टनर। वार्निंग्स टू द कॉन्ट्ररी फ्रॉम पोलैंड एंड यूएस वर डिसमिस्ड। तो उस टाइम पे भी पोलैंड और यूएस ने वार्निंग दी थी कि इतना ज्यादा रशिया के ऊपर डिपेंड मत करो, बट उस टाइम पे रशिया काफी रिलायबल पार्टनर था तो दे डिड डिपेंड ऑन इट, और काफी टाइम तक अच्छी भी चली उनकी इकोनॉमी। बट अनएक्सपेक्टेडली ये वॉर हुआ एंड देन एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन। When Russia discontinued the flow, prices in Germany skyrocketed for gas and for electricity generated from gas, both key costs for energy in intensive industries such as steel, fertilizer, chemical, and glass. Germany had to turn to LNG, liquefied natural gas, या जिसको हम LNG भी बोलते हैं, सुपर कोल्ड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम शिप, जो मोस्टली कतर और यूएस जैसी कंट्रीज से आती थी, विच वर एक्सट्रीमली 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 कॉस्टली। तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और जो भी इंजीनियर्ड गुड्स होते थे, उनके कार्स होती थी, इन सब के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि उनको प्रोडक्शन में उनके फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एनर्जी जो वो यूज़ कर रहे थे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो रिकवर करने का ट्राई कर रहे थे, बट लोगों की परचेसिंग पावर तो बढ़ी नहीं, तो इकोनॉमी केम क्रैशिंग डाउन। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जर्मनी अभी क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप रशियन एंड यूएस के ऑफिशियल्स आर गोइंग टू बिगिन यूक्रेन टॉक्स इन रियाद। तो ये फाइनली रियाद में मिलने वाले हैं दोनों रशिया और यूएस के ऑफिशियल्स, जिसमें एक पीसफुल सेटलमेंट रीच करने का ट्राई करेंगे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है उसको लेकर। और क्रेमलिन बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं, उनके यहाँ क्रेमलिन बोलते हैं रशिया में, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उनके जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं, वो दोनों ही रियाद पहुंचने वाले हैं, और उनके तरफ से यूएस के तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने वाले हैं, और उन्हीं के साथ साथ कुछ कुछ यूएस के डेलीगेशन, एंड दे हैव वेरी हाई होप्स ऑफ रीचिंग सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन फॉर दिस रशिया एंड यूएस वॉर विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 2 years नाउ। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया कतर एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अभी काफी सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड बाइलेटरल मीटिंग्स चल रही हैं, उन्हीं में से एक इंडिया और कतर की भी हुई है। सो कतर विच इज अ मेजर एनर्जी सप्लायर टू इंडिया, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू इंडिया और कतर का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो बहुत ही जल्द विजिट करने वाले हैं, एंड इज एक्चुअली विजिटिंग एमीर शेख, जो वहाँ कतर के जो शेख हैं। डिस्कस्ड मल्टीपल इश्यूज, जिनमें से एक इजराइल पैलेस्टीन का भी इशू था। दोनों ही साइड ने अग्री किया है कि हम पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे ऑफ वेरियस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में बेसिकली दो कंट्रीज अगर आपस में साइन करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो ये बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं, जैसे कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ, दे अग्री कि वो बहुत ही कम लगाएंगी, बेसिकली दे बिकम फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट्स द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बायलेटरल रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक लेवल। तो एफटीए नेगोशिएशंस वेरी हाई चांसेस की स्टार्ट होने वाले हैं बिटवीन इंडिया एंड कतर। उसी के साथ साथ a total of 38 Qatari entities representing retail, finance and energy sector उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दीज डिस्कशन या डेलिब्रेशंस, जहां पे दोनों ही साइड ने रिजॉल्व किया है कि जो बायलेटरल ट्रेड है हमारा इतने सालों से चलता आ रहा है उसको अगले आने वाले सालों में हम डबल करके $28 बिलियन पहुंचाएंगे। जो विजिट थी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड अ चैलेंज फॉर बोथ साइड्स, क्योंकि जो एक एक्स इंडियन नेवी कमांडर रह चुके हैं, ही इज स्टिल इन कतर की कस्टडी, उनको रिलीज नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ऑल्दो ऑफ द कैमरा डिस्कशन हुआ है। इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकल के आया है, बट एंड मीडिया वाज नॉट इन्फॉर्म्ड कि एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हुआ है, बट इवन दैट वाज डिस्कस्ड। अच्छा, नेक्स्ट लैंडमार्क लेवल के टॉक्स हुए हैं जिसमें रशिया और यूएस ने अग्री किया है कि दे आर फाइनली गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स द एंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। दोनों की ही इकोनॉमी इस लेवल पे सफर कर चुकी है कि बहुत साल लगेंगे प्रॉब्ली रिकवर करने के लिए।
अच्छा, यहाँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सीईसी का अपॉइंटमेंट, उसमें राहुल गांधी का कहना है कि रातों रात ये अपॉइंटमेंट सडनली किया गया है एंड इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे मोस्टली सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज है तो उसको हम स्किप करेंगे। अच्छा, ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हूती एंड हमारे साइड से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने निमिषा केस, निमिषा इज अ 37-year-old वुमन फ्रॉम केरला जो ईरान की कस्टडी में है काफी सालों से, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। सो ए डे आफ्टर मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्बास आरागाची, उनका कहना था कि ही हैज मेड एन अपील ऑन बिहाफ ऑफ निमिषा प्रिया जो इंडियन नर्स है जिनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था ईरान में। ही मेट विद द न्यूज़पेपर इन एन इंटरव्यू और उनका ये कहना था कि उन्होंने निमिषा प्रिया के साइड से अपील डाली है एंड ही ऑल्सो सेज दैट ही इज होपफुल। आई जस्ट स्पोक टू मिस्टर अब्दुल सलाम एंड अंसर अल्लाह जो एनवॉय हैं हु आर हियर इन मस्कट एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द केस एंड ही अश्योर्ड मी दैट ही विल ट्राई टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। So, according to the reports in the Houthi-run Al Masira TV, Mr. Aragachi and Mr. Abdul Salam met in Muscat on Monday और उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशन किए हैं जिसमें रीसेंट रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जो अभी गाजा सीज फायर चल रहा है इसराइल और गाजा का, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन मेजर डिस्कशन का टॉपिक था द 37-year-old निमिषा प्रिया जो एक नर्स है, फॉर्मर नर्स है एक्चुअली, केरला से है। उनको 2020 में कन्विक्ट किया गया था फॉर हर येमेनी बिजनेस पार्टनर, फॉर किलिंग हर येमेनी बिजनेस पार्टनर। उनकी फैमिली ने लॉन्च किया था एक इंटरनेशनल कैंपेन फॉर क्लेमेंसी फॉर मिस प्रिया। उनका कहना था कि दैट सालों साल शी वॉज अब्यूज्ड एंड असोल्टेड बाय मेहदी एंड उसके रिटेलिएशन में शी एंडेड अप टेकिंग दैट स्टेप गुस्से में एंड इट वॉज एक्चुअली टूवर्ड्स ब्लड मनी। So her family has been trying to get her back to India for many years now. So उनके बारे में बात हुई थी। अच्छा, द इनफेमस रणवीर अलाबादिया का केस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया आफ्टर हिज अरेस्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अबाउट द पेरेंट्स जो इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में उन्होंने किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मस्त वाला उनको झाड़ा है, उनको बोला है कि यू यूज्ड फिल्दी लैंग्वेज एंड remarking that he said something which was very dirty in his mind. बेंच ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत एंड एनके सिंह, उन्होंने ऑर्डर किया है कि कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जाएगा मिस्टर अलाबादिया के अगेंस्ट। ही वुड बी एट द लिबर्टी टू अप्रोच द पुलिस फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन इन इवेंट ऑफ एनी थ्रेट, बट पुलिस ने फॉर्मल अपॉलॉजी मांगी है एंड कोर्ट ने फॉर्मल अपॉलॉजी मांगी है और कोर्ट ने बोला है कि ये शो, इस टाइप का बिजनेस तत्काल प्रभाव से तुरंत ही बंद होना चाहिए। मिस्टर अलाबादिया को डायरेक्ट किया गया था कि एक अपना पासपोर्ट सबमिट करें ताकि ही कैन नॉट लीव ऑफ कोर्स एंड कोर्ट ने कॉशन किया है दैट स्टे अगेंस्ट हिज अरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू हिज फ्यूचर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द इन्वेस्टिगेशन। अगर गायब होते हैं, भागते हैं, देन ही वुड बी हिज स्टे ऑन अरेस्ट वुड बी टेकन बैक। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, फर्स्ट टाइम एमएलए रेखा गुप्ता is going to be the new chief minister of Delhi in a huge surprise and recent developments. Rekha Gupta पहली बार MLA from Shalimar Bagh has been chosen as the new Delhi CM by the BJP after its legislature party meeting जो national headquarter में हुई थी। तो basically दिल्ली में BJP without a chief ministerial candidate जीत चुकी थी। Ms. Gupta, she is 50 years old and she is a lawyer. Announcement nearly 10 days after BJP returned to power in the national capital after 26 years, जिसमें 70 टोटल जो असेंबली की सीट्स थी उसमें बीजेपी 148 सीट्स। पार्टी इज येट टू अनाउंस इट्स पिक फॉर मिनिस्टेरियल बर्थ्स। चीफ मिनिस्टर अभी तक उन्होंने अनाउंस किया है, बाकी मिनिस्टर्स अनाउंस नहीं किए हैं। मिस गुप्ता, अ 3-time म्युनिसिपल काउंसलर हु वाज एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वाज अ सरप्राइज चॉइस।
शी बीट अ नंबर ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग परवेश वर्मा, जो कि जिन्होंने एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को हराया था उनकी ही कॉन्स्टिट्युएंसी में, विच वॉज न्यू दिल्ली। 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं वो। एंड फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता, फॉर्मर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय, इन सबको पीछे छोड़ते हुए शी बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। Coming on to the next important one. अच्छा, इस चीज़ पे रिपोर्ट हाल ही में आई थी कि संगम का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एनी मोर। बट यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऐसे सारे रिपोर्ट्स को डिसमिस करते हुए बोला है कि देयर इज नो सच फीकल बैक्टीरिया इन द रिवर वाटर ऑफ प्रयागराज एंड इट्स एक्चुअली फिट फॉर ड्रिंकिंग। उनका कहना था कि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रेज किए गए थे। सीपीबीसी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जो रिवील करती है coliform levels at many places in Sangam far exceeded the permissible water quality limits for bathing. तो it was actually a report which raised concern कि लोग इतने सारे वहाँ संगम में नहाने के लिए जा रहे हैं और डुबकी मारने के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली द वाटर इज नॉट एट ऑल फिट फॉर बेथिंग। इतना ज़्यादा फीकल बैक्टीरिया, फीकल मतलब फीसिस इज ह्यूमन वेस्ट, तो उसका बैक्टीरिया इतना हाई लेवल पे मिला है कि इट्स नॉट फिट फॉर बेथिंग फॉर ह्यूमंस। तो इसी रिपोर्ट के जवाब में वहां के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि इट्स, आप नहाने की बात कर रहे हो, पी के दिखा सकते हैं हम पानी, इतना ज्यादा शुद्ध है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, हमने डिस्कस किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो है चैलेंजिंग लॉ ऑन सीईसी अपॉइंटमेंट, उसको पुट ऑफ कर दिया है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट डेट हियरिंग की जब भी आएगी दैट विल बी रेलेवेंट फॉर अस। तो भाई लोग, दैट्स प्रॉब्ली ऑल फॉर द पास्ट 3 days। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे, जब हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे को क्या क्या। So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off. Bye bye.